चलो शुरू हो चुका है ये, ठीक है। यार पहले तो ये बताओ कि ये जो काम आप करती हो इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, राइट? जो आप नहीं करती हो, मतलब आप जिनको बचाती हो, राइट, द विक्टिम। पहले तो मुझे ये बता दो एक बार कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हिंदी में हम कहते हैं मानव तस्करी। हम्म। ये किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो या लड़की हो लड़का हो, अगर उसको आप बहला फुसला के किसी और जगह ले जाते हो, नौकरी के झांसा देके या फिर प्यार का झांसा देके, शादी का झांसा देके, तो उसको हम कहते हैं मानव तस्करी, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो अभी आप जो लोग मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ आप लड़ रहे हो, राइट? हाँ, तो जो लोग मतलब मानव तस्करी में इन्वॉल्व्ड है उनके हम्म। खिलाफ लड़ रही हूँ, और जो लोग मानव तस्करी के शिकार है, हम्म। जैसे किसी को मानव तस्करी किसी ने हम्म। किसी की मानव तस्करी कर दी, हम्म। उनको मैं रेस्क्यू करती हूँ, उनको मैं निकालती हूँ। हम्म। तो अभी मैंने प्रोस्टिट्यूशन के बारे में भी सुना कि आप प्रोस्टिट्यूशन में भी काम करते हो, प्रोस्टिट्यूट्स को सेव करने का। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आसान चीज़ से, पहले प्रोस्टिट्यूशन से। तो आपका सबसे पहला रेस्क्यू जो था वो असम। नहीं, मेरा जो पहला रेस्क्यू था वो था बंगाल का। अच्छा। बंगाल की एक लड़की थी, उसको बहला फुसला के मतलब क्या, वो एक मेला देखने गई थी हम्म। अपने दोस्त के साथ, हम्म। जो उसकी बहुत जिगरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। और फिर वहां से उसको बोला गया कि हम जो वो गोला खाते हैं ना, हम्म। जो काला गोला, वो खाने के लिए वो गई। फिर उस वहां पे उसका बॉयफ्रेंड आ गया। फिर दोनों ने मिलके इस लड़की को बीच में बिठा लिया। वो हम्म। लड़का पहले बैठा, फिर ये बैठी, फिर इसके दोस्त बैठी। फिर वो अपने गांव ना जाके किसी गली गली में जा जाके फिर कैसे कैसे करके उसके उनके लोकल रेलवे स्टेशन में आ गई। हम्म। फिर वहां से उसको एक ट्रेन में बिठा दिया, बोला चलो घर थोड़ा शाम को जाएंगे, उसकी दोस्त थी वो मान गई। फिर जैसे तैसे करके उसको सियालदा ले आया गया। हम्म। सियालदा मतलब कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में है। सियालदा लेके आ गए, फिर सियालदा से उसको दिल्ली ला गया। दिल्ली में उसको बेच दिया हम्म। उसके दोस्त ने। कहाँ? जीबी रोड? जीबी रोड बेच अच्छा। दिया। उसके पहले भी उसको बीच बीच में बापू पार्क में रखा, कोटला में, कोटला मुबारकपुर में एक जगह हम्म। है बापू पार्क। हम्म। फिर उसको लक्ष्मी नगर में रखा। फिर उसको बेच दिया जीबी रोड में। जीबी रोड में एक कोठा है 5211, बहुत फेमस है। हम्म। वहां पे उसको फेमस क्यों बेच है दिया। वो? फेमस इसलिए है क्योंकि वहां पे एक तो माइनर लड़कियां मिलती है, माइनर बंगाली एज इन दी लड़कियां। माइनर गर्ल्स? मतलब लड़कियां जो 18 साल से नीचे हैं। अच्छा। मोस्ट लड़कियां बंगाल की होती है, कुछ कुछ नेपाल की होती है। हम्म। और वो मतलब पॉपुलर है, मतलब हम्म। बहुत। देखिए, जीबी रोड में वैसे तो जब मैं कंटिन्यूसली डेली रेट करती थी तो 104 कोठे थे। हम्म। फिर हो गए 94 कोठे। फिर वो मतलब बढ़ता घटता रहता है। जैसे कोठा मतलब आप मैं जिस रूम में आपसे बात कर रही हूँ वैसे एक रूम। हम्म। ऐसे रूम में 40 से 50 लड़कियां रहती हैं, आप हम्म। सोचिए। हम्म। और वो जो कोठा था, उसमें वो लड़की जो थी उसको जोर जबरदस्ती करके रखा गया था, इन्होंने जोर जबरदस्ती करके रखा था। और ये लोग क्या करते हैं, जो लोग इन बच्चियों को लाते हैं, ये लोग पहले जीबी रोड में नहीं लाते। हम्म। पहले ये लोग इनको अलग जगह रहते हैं, जैसे नोएडा हो गया, नोएडा हम्म। में कहीं घर, जहाँ पे मतलब रेसिडेंशियल एरिया, हम्म। या फिर बापू पार्क हो गया, या हम्म। लक्ष्मी नगर हो गया, सीलमपुर। और जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो जाता है केस, तब उनको लेके जाते हैं जीबी रोड। हम्म। और इनकी जो मैडम्स है, कोठे कोठे की जो एक, आपको मैं कोठे का थोड़ा हायरार्की बता दूं। हम्म। जो कोठा होता है, कोठे में पहले होता है कोठे का मालिक, हम्म। जो एकदम ऊपर बैठा होता है, हम्म। जो ज्यादातर लोग कोठे के मालिक को नहीं जानते। हम्म। उसके बाद होता है कोठे का मैनेजर, हम्म। जो मैनेज करता है। उसके बाद होता है फीमेल सेक्स वर्कर, जो हम्म। मैडम हम जिनको बोलते हैं। मतलब एक कोठे में कम से कम 6 से 7 मैडम होगी। हम्म। और एक एक मैडम के अंडर 6 से 7 लड़कियां होती है, जिनको बोलते हैं हम लोची। हम्म। अब लोची मतलब ना घर का ना घाट का। हम्म। मतलब आपको इधर से कोई लात मारेगा या फिर उधर से कोई लात मारेगा, और लोची को जो मैडम कहेगी वही करना पड़ेगा। और लोची को जो बख्शीश भी मिलता है, अगर कोई कस्टमर खुश हो गया, बख्शीश दे दिया, वो भी मैडम छीन के ले जाते हैं। तो ये है रेट। तब 250 रुपए, अब डिपेंड करता है, जैसे होता है तो होता है, अलग अलग कोटे। जैसे बहुत फेमस है, मैं जीबी रोड, दिल्ली जीबी रोड की बात हम्म। बोल रही हूँ। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, जहाँ पे नेपाली और सेमी न्यूड्स गर्ल मिलती है। फेमस है, बहुत फेमस है। तो कुछ कोटे हैं जो बहुत पॉपुलर है क्योंकि वहाँ पे माइनर्स हैं। एक कोठा है जो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है बेरिया कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, अच्छा। मतलब एक ट्रेडिशन है, एक रिवाज है। तो वहां पे लड़कियां लड़कियों के कस्टमर्स उनके पिताजी या फिर उनके बड़े भाई लाते हैं। हम्म। ये उनका ट्रेडिशन है। बेरिया कम्युनिटी कोटा नंबर जो है, उसमें बेरिया कम्युनिटी लोग रहते हैं। और वहां पे प्रोस्टिट्यूशन इज अ ट्रेडिशन, मतलब वैश्यावृत्ति एक प्रथा है, वो करते हैं लोग, और वो बहुत ओपन है उस बारे में। ये कोटा जीबी रोड में है और बहुत फेमस है ये कोटा।
ये 55 55 है, इसलिए कम फेमस है क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोस्टिट्यूशन चलता है। अब तो फिलहाल कोरोना के बाद से थोड़े कम हो गए। वैसे जीबी रोड में 2500 से लेके 3000 औरतें रहती है ऑन एन एवरेज। ये साइकिल कैसे होती है? मतलब 3000 औरतें में से सब ट्रैफिक होकर आती हैं? देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने जितनी भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, हुँ, सब ट्रैफिक्ड है। हुँ, जिन लोगों से, अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूँ, एक औरत थी जो थी नेपाल की। हुँ, मैंने एक लड़की को निकाला था जो कि निज़ामुद्दीन की थी। वो 15 साल की लड़की थी। जब मैं उसको रेस्क्यू करने गई मेरठ कबाड़ी बाज़ार, वो लड़की मुझे दिख नहीं रही थी। मैं उसका नाम बुला रही थी हर जगह। मुझे वो लड़की जब दिखी, मैं डर गई क्योंकि उस टाइम पे मेरी उम्र थी 23 साल हुँ, और वो लड़की मुझे दिख लग रही थी 28 साल की। बहुत एकदम हेल्दी सी थी, मतलब एकदम लंबी चौड़ी सी थी। वो लड़की जब मेरे से मिली, वो मुझे बोली, मैंने बोला तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि हुँ, फोटो 1.5 साल बाद मिली, फोटो से बहुत अंतर था। उसने बोला वो दिन में 2 बॉटल रॉयल स्टिक पीती थी, दिन में। ये उसके मुँह मुँह बोली बातें हैं। हुँ, और ड्रग्स लेती थी। तो जो कोटे की मालिक थी, जो लेडी थी, दिल्ली और बाकी मतलब जो ब्रोथल्स है उसमें डिफरेंस ये है कि दिल्ली में आपको नंबर वाइज ब्रोथल मिलेगा। आप जीबी रोड चले जाओ ना, कोटे के बाहर आपको नंबर मिलेगा। हुँ, लेकिन जो मेरठ रेड लाइट एरिया, कबाड़ी बाजार, वहाँ पे नाम से होता है। मतलब सीता का कोठा, हुँ, गीता का कोठा, ऐसे करके। और कबाड़ी जीबी रोड बहुत एक्सेसिबल है। हुँ, एक्सेसिबल इसलिए है क्योंकि नीचे हार्डवेयर मार्केट है, ओपन है, आप जा सकते हैं। बट जो कबाड़ी बाजार है, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ है बहुत छोटी छोटी होती है, तो आपको टेढ़े होकर चढ़ना पड़ेगा। तो मैं मैडम से बात की। मैंने बोला आप ये लड़की को क्यों लेके आई, किस लिए लेके आई? तो उन्होंने जो मुझे स्टोरी बोला, जो कहानी हुँ, बोला, वो बहुत दर्दनाक था। उन्होंने बोला कि वो नेपाल की है, वो 14 साल की थी, उन्हें किसी से प्यार हो गया था और जिससे प्यार हुआ था उसने उनको प्रेग्नेंट कर दिया था। वो एकदम 9 महीना प्रेग्नेंट कश्मीरी गेट में आई उस लड़के के साथ। वो लड़का उसको छोड़ के चला गया। अब वो उधर खड़ी है, वहाँ पे उसको कोई मिल गया, ऐसे रेड लाइट एरिया के घूमते ही रहते हैं। उसने बोला मैं तुम्हारा बच्चा करा दूंगा या दूंगी, लेकिन तुमको मैं जो बोलूंगा वो काम करना पड़ेगा। वो 14 साल की, वो एग्री हो गई। बच्चे डिलीवर होने के बाद उसको बोला कि आपको धंधा करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्वियसली सेक्स वर्क बाय चॉइस है। लोग बोलते हैं कि हम धंधा मन से करते हैं, लेकिन मैं जितने लोगों से मिली, उनका कोई ना कोई इस तरह का मतलब एक अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं जितनी भी लोगों से बात की हूँ, मोस्टली लोगों ने बोला है हमें अच्छा नहीं लगता, इतने आदमियों के साथ सोना हमें अच्छा नहीं लगता। पहली बार तो हमेशा एक फोर्स होता है, एक प्रेशर होता है, उसके बाद चाहे ये रेगुलर हो जाए। तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी कि ट्रैफिक होके तो बहुत परसेंट आते हैं, लेकिन बहुत लोग खुद से भी करते हैं। लेकिन मैं जितने भी लोगों से इंटरेक्शन किया है लास्ट 11 साल से, मोस्टली औरतों ने बोला है कि उनका कोई पिछला पास्ट है, जिसके वजह से वो इस धंधे में है। तो मुझे आप एक बात बताओ, सपोज़िटली जब इसमें यहाँ आती हैं, राइट? अब किसी ने अपने 10-12 साल बिता दिए, जवानी बीत गई, लाइक 35 तक आ गए हुँ। या 30 तक आ गए। उसके बाद हर वर्कर तो रिहैबिलिटेट नहीं हो सकती, हुँ। राइट? उसके बाद क्या होता है उनका? क्योंकि उनकी मतलब जगह तो उनके पास कोई है नहीं जाने के तो लिए। वो क्या बनती है, वो ना वो डिपेंड करते हैं। अगर आप थोड़े स्मार्ट हो जाते हो, हुँ, तो आप कोठा मालिक हो जाते हो। अच्छा। तो आप कोठा क्या मालिक कैसे बनते हैं कोठा आप? मालिक बनते हो, मतलब आप थोड़े स्मार्ट हो। आपने जो कोठा ओनर है, उसने देख लिया कि आप स्मार्ट हो, आप कोठा मैनेज कर सकते हो। फिर आप पैसे कमाने लगते हो। फिर आप थोड़े दिन बाद ना, आपके व्यवहार के ऊपर ना आप प्रमोट हो जाते हो, हुँ, मैडम बन जाते हो। अब मैं मैडम बन गई, सोचिए आप, हुँ, मेरा सोचिए, मैं थोड़ी स्मार्ट हूँ, मुझे बोलना बोलना आता है, मैं बन गई अब मैडम। मैं लोची थी, मैंने 5-6 साल काम किया, मैं बन गई मैडम। हुँ, मैं जैसे ही मैडम बन गई, मैंने क्या किया, अपने गांव में कांटेक्ट किया। गांव में कांटेक्ट करके किसी के थ्रू मुझे पता लग गया कि मैं 5 लड़कियां आ सकती है। अब मैंने अपने अंडर 5 लड़कियां रख लिया। अब एक लड़की से, अगर एक लड़की के पास 5 कस्टमर भी आए, तो एक लड़की दिन में एक कस्टमर का 250 रुपये कमाती है। 5 कस्टमर का कमा ली 1000 रुपये। अगर मेरे पास 5 लड़कियां भी हुई, तो दिन में कितना कमाई हुआ मेरा? हुँ। 5000 रुपये। और मैं तो उसमें से 1 रुपया भी लड़की को नहीं दूंगी। तो दिन में 5000 रुपये हुआ, तो महीने का कितना हुआ? महीने का 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। तो बस 1.5 लाख रुपए हो गया। 1.5 लाख करके 8-10 महीने में, एक साल में मैं कोठा खरीद लूंगी। समझ रहे हैं आप? अच्छा। इस तरह से वो डिपेंड करता है। और अगर ये नहीं हो पाया, अगर मैं स्मार्ट नहीं हूं, तो मैं बन जाऊंगी दल्ली। मैं नीचे जाऊंगी, कस्टमर को बोलूंगी चलो ऊपर चलो। कस्टमर ने खुश होकर कुछ दे दिया तो। और कुछ कुछ लोग होते हैं अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे उन्होंने कहीं पे दुकान दे दिया, कुछ क्या बोलते हैं, कोई पे मकान ले लिया। हुँ, जैसे कोटला में बहुत लोगों ने मकान ले लिया, मकान लेके घर को रेंट पे चढ़ा दिया।
तो डिपेंड करता है कि वो कितना चालू हो जाती है। जितना वो चालू होती है ना, उतना वो मतलब बड़े लेवल पे वो कर पाती है। ऑन एन एवरेज क्या फुटफॉल होता है एक ब्रोथल पे? वो डिपेंड करता है, क्योंकि कोरोना के पहले तो मतलब 60 से 70 लोग जाते थे एक दिन में? दिन में। और सबसे ज़्यादा फेमस एरिया कौन सा व्हेन इट कम्स टू नॉट जीबी रोड बट? देखिए, भारत में सबसे फेमस जो एशिया का जो सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है वो सोनागाची है, जहाँ पे 25 से 65 हजार औरतें रहती है। सोनागाची में एक टाइम पे लोग 10-10 रुपए के लिए, उनके पास कस्टमर आते थे 10-10 रुपए के लिए। जो सोनागाची जो कलकत्ता में है, बहुत फेमस है वो। बाकी रेड लाइट एरिया में कबाड़ी बाजार फेमस है, जीबी रोड तो फेमस है क्योंकि एक्सेसिबल है। बॉम्बे का कमाटीपुरा है, फर्श बाजार है, फॉकलैंड रोड है। नागपुर का एक रेड लाइट एरिया है जो जिसके बारे में किसी को नहीं पता, वो है गंगा जमुना, क्योंकि जो पहली वेश्या थी वहाँ की, उनके नाम पे हुआ है गंगा जमुना। इलाहाबाद का रेड लाइट एरिया है मीरगंज। फिर आपका आगरा के रेड लाइट एरिया के बारे में लोगों को नहीं पता है, वो बहुत फेमस है, वो है कश्मीरी बाजार। सिलीगुड़ी में एक रेड लाइट एरिया है जिसका नाम है खालपाड़ा। बहुत है, हर जगह में रेड लाइट एरिया है। और एक चीज है रेड लाइट एरिया का, ये सारी रेड लाइट एरिया आपको एकदम रेलवे स्टेशन के 3-4 किलोमीटर के बीच में ही होगी हमेशा से, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। स्टेशन एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब लोअर कैटेगरी के लोग काम वाम करते हैं, और वो फेमस भी इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे छापामारी भी होती है ना, तो लोग भाग सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको हमेशा दिखेंगे जितने भी रेड लाइट एरिया मोस्टली रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द होते हैं। यार तो जब आप रेस्क्यू बजाते हो सपोजिटली, तो उन रेस्क्यू में जो जान का खतरा होता है, क्योंकि हर बार तो आप सेफ्टी मेजर्स का नहीं जा सकते, ना ही सर्वाइवर की ना ही अपनी। देखिए, खतरा तो बहुत होता है। खतरा मैं आपको बता दूं, एक बार मैं जिस संस्था से काम करती थी, मैंने वहाँ से 5-6 साल काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं इंडिविजुअल अलग अलग कंसल्टेंसी के साथ काम करती थी, पुलिस के साथ। जो लोग एक्सटर्नल मतलब डिफेंस में फोर्सेस में हैं, वो भी मुझे बुलाते थे। तो खतरा है, जैसे कुछ कुछ जैसे सोनागाची में ब्लेड मार देते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लेड कहाँ मार देते हैं? हाथ में मार देंगे आपको, अच्छा। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या बोलते हैं, आपको वो गर्म पानी डाल देते हैं। कुछ कुछ रेड लाइट एरिया में मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। मतलब आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और उस टाइम पे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपके पास इतने रेड किए हो रेड लाइट एरिया में, वीडियोस है क्या? कुछ कुछ है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपका मेन मकसद होता है कि आप जाओ, लड़की को निकालो और आओ। जैसे मैं आपको जीबी रोड का एग्जाम्पल दूँ, जीबी रोड में आपको वाल दिखेंगे, वाल आपको लगेगा कुछ नहीं है। एक ऐसा भी टाइम होता था जहाँ पे मैं लाठी, जो पुलिस की लाठी होती है, जो पुलिस मारती है, वो लाठी से मैं वाल में मार मार के देखती थी कि वाल के अंदर कोई वाल है या फिर कोई और है। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो एनडीटीवी ने ले लिया है मेरे से। उसमें मैं 2 लड़कियों को ढूंढने गई थी, 2x2 का वो जगह था, टनल था, 8 लड़कियां मिली। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, बेड के नीचे कहाँ कहाँ लोगों को मतलब लड़कियों को डाल के रखते हैं लोग। और और अगर लड़कियां इधर नहीं है और अगर इनको पता है कि हम आ रहे हैं, तो या तो इनको ले जाएंगे ये लोग सीताराम बाजार जो जीबी रोड के पीछे है, या फिर इनको ले जाएंगे डिलक्स सिनेमा, गोलचा। वहाँ क्या होता है जाके? वहाँ पे मतलब नॉर्मल लड़कियों की तरह, नॉर्मल लड़कियों की तरह इनको लिया जाए, बोलेंगे कि मूवी देखो, कुछ नहीं। और लड़कियां, सबसे बड़ी बात है, लड़कियां इतनी डरती है क्योंकि उनको इतना डराया जाता है कि तुम्हारा मार देंगे। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली जीबी रोड में क्या होता था, छोटी छोटी बच्चियों को लाके ये लोग पहले ही प्रेग्नेंट कर देते थे। क्योंकि जैसे ही आप बच्चियों को प्रेग्नेंट कर देते हो तो ये बड़ी दिखने लगती है, और बड़ी दिखने लगने के बाद इनके बच्चे को और माँ को अलग कर देती है। अब लड़कियों का ये भगवान का जो भी है, मतलब नेचुरल प्रोसेस है कि चाहे वो कितनी भी यंग हो, वंस दे बिकम मदर, वो मदरहुड आ जाता है। तो व्हाट दिस ब्रोथल ओनर्स डू या ब्रोथल मैनेजर्स डू, ये लड़कियों को प्रेग्नेंट बनाते हैं, उनको और उनके बच्चों को अलग कर देते हैं, फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगते हैं। और बच्चों का क्या होता है उनका? बच्चों को ये लोग बच्चों को कोटे में रखते हैं। अब बच्चों का मुद्दा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि एक टाइम बाद वो बच्ची अगर है तो वल्नरेबल हो जाती है, तो बच्ची को ये लोग धंधा में डालने की कोशिश करते हैं, और लड़के होते हैं तो उसको दल्ला बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी जीबी रोड के बीच में एक होम है, एक मैडम है जो सेकेंड जनरेशन प्रोस्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसको रोकने के लिए काम कर रही है 25 साल से। उनके बारे में कोई इतना नहीं जानता है, तो वो बहुत काम करती है। अब मुद्दा ये है कि पहले ये होता था कि सिर्फ ये लोग लड़कियों को लाते थे, अब पिछले 10-12 साल से ये लोग क्या करते हैं, मैरिड औरतों को भी ला रहे हैं। और उनके मैरिड औरतें कैसे आती हैं इसमें? मैरिड है, प्यार हो जाता है। जैसे बंगाल में क्या होता है, स्पेशली मैं आपको बंगाल का एग्जांपल दूं, बंगाल में क्या होता है, पति काम करने गया है कहीं, या पति दारू पीता है या ड्रग एडिक्ट है, लड़कियों को वो इमोशनल चाहिए, इमोशनल कोई उनका सुने, कोई उनका, तो वो क्या करती है,
वो कोई लड़का ऐसे हुए, उससे बात कर लेती है, वो लड़का बोलता है दिल्ली आ जाओ, वो लड़के के साथ आ जाती है, बच्चे को भी लेके आती है, बच्चे को रख देते हैं, लड़की को रख देते हैं कोठे में, बच्चे को अलग कर देते हैं, या फिर किसी होम में डाल दिया, कुछ में डाल दिया। तो ये है कि इनको चाहिए बस लड़की, मतलब 35 एज तक सिर्फ लड़की, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो मैरिड हो अनमैरिड हो। माइनर लड़कियों का बहुत डिमांड था एक टाइम पे, जीबी रोड में ऐसा भी था, अभी भी जो है थॉट प्रोसेस, कि अगर कोई HIV पॉजिटिव है और अगर उसने वर्जिन लड़की के साथ सेक्स कर लिया तो HIV से मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी HIV अफेक्टेड लोग थे वो आते थे कोठे में नई लड़की ढूंढने के लिए, और ये बहुत कॉमन था, बहुत कॉमन था। मतलब और वहाँ पे कोठे ऐसे भी है जहाँ पे लड़कियों को प्रोटेक्शन लेने की भी अलाउड नहीं है, मतलब मैडम जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन लेने अलाउड नहीं मतलब आप कॉन्डम्स भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि ये कस्टमर के ऊपर है, अच्छा, कस्टमर ज्यादा पैसा देगा तो, मतलब लड़कियों का वहाँ पे कोई सही नहीं है लड़कियों का। यार बट एक बात बताओ, आप जैसे ये वर्जिन लड़की वाली आपने बात बताई, तो इनकी ये मतलब इनके स्पेशल रेट होते होंगे? हाँ, तो डिपेंड करता है कस्टमर कितना देता है, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक कोठे थे, पहले तो अलग अलग कोठे थे, अब तो नंबर्स उनका चेंज हो गए। ये एक टाइम पे होता था, अभी फिलहाल भी मैंने सुना था, लेकिन कोरोना के बाद से मैंने नहीं सुना, इतना नहीं सुना। लेकिन मुद्दा ये है कि मुझे जो सबसे बात जो मुझे वो लगती है, क्योंकि देखिए प्रोस्टिट्यूशन अभी तो लीगल है, जो भी है कंट्री में इलीगल है, ये लीगल इलीगल जो भी है। मेरा कहना सिर्फ यही है, देखिए आप अपने शरीर के साथ धंधा करो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और के शरीर का ऊपर धंधा करो, दैट इज ए प्रॉब्लम। और स्पेशली बिकॉज दिस गर्ल्स आर माइनर्स, इनको पता नहीं है, ये प्यार में आए, किसी चीज़ में आए हैं, फिर उनको और एक चीज़ है, लड़कियां या जो ये जो आदमी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी में एक इंसान को आप बार बार बेच सकते हो। एक लड़की को मैंने निकाला था जिसको 10 बार उसको बेचा था, 10 बार। दिल्ली, उसको कलकत्ता पश्चिम बंगाल से थी, उसको दिल्ली में लाया गया, दिल्ली में बेचा गया, दिल्ली से उसको हरियाणा लिया गया, हरियाणा बेचा गया, फिर राजस्थान बेचा गया। 2017-18 के केस है। हर जगह में बेच के फाइनली वो लड़की हमें सीलमपुर में मिली। तो मुद्दा ये है कि ये नहीं मैटर करता कि आप कितनी पुरानी हो कितनी नए हो, मतलब आपको बार बार कोई खरीद सकता है, और बार बार लोग बेचते हैं, बार बार खरीदते हैं, और इसमें इतने पैसे इन्वॉल्व है। मतलब आर्म्स ड्रग्स के बाद ये थर्ड आता है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर लोग बोलेंगे ना कि स्टॉप ट्रैफिकिंग, देखो सच बात बताए, ये खत्म तो नहीं हो सकता, प्रिवेंशन हो सकता है, आप इसके नंबर को कम कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि डिमांड इतना है इसलिए सप्लाई है। मतलब खरीदते कौन है इन्हें? खरीदते हैं कोठा मालिक। नहीं, जैसे लोअर मिडिल क्लास होती है एक, या देखिए ये जो ट्रैफिकिंग का ये है, इट्स एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। इसमें 3 चीजें बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है सोर्स, जहां से एक लड़की को उठाया जाता है, जैसे सोचिए पश्चिम बंगाल, बिहार अभी तो डेस्टिनेशन हो गया। दूसरा है ट्रांजिट, जहां से वो बच्ची आती है। तीसरा है डेस्टिनेशन, जहां पे जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब हमारे देश में या किसी भी देश में बोलते हैं ना, अर्ज फॉर सेक्स इतना ज्यादा है, इसीलिए मतलब डिमांड, मतलब ये लड़कियों को खरीदना, और इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। पैसा इसलिए ज्यादा है, आप सोचिए कोरोना के टाइम पे मैंने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स को पकड़ा था जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। अब आप पूछेंगे क्यों? अब ये जो इंजीनियर्स थे, ये लोग, इनकी सैलरी थी 1 लाख रुपए कोरोना के पहले, कोरोना के बाद इनकी सैलरी हो गई 50,000 रुपए। अब पैसा कम मिल रहा है, खर्चा तो कम नहीं हो रहा है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़कियों की तस्करी डायरेक्टली नहीं की, इनको ट्रैफिकर्स ने सिर्फ बोला आपको फोन लगाना है और आपको लड़कियों से मीठी मीठी बातें करना है, लड़कियों को बोलना है इधर आने के लिए। तो लड़कियों को बोले, अब एक कॉल का 5,000 रुपए। अब सोचिए आप अगर 10 कॉल किए, आपको कितना मिल रहा है, इधर ही कितने पैसे हो गए, तो आप क्यों नहीं करोगे? तो ट्रैफिकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा बहुत है। अब ये नहीं बोल रहे पैसा बहुत है इसलिए हमारे लिए प्रोफेशन बन जाएगा, बट नो हार्ड वर्क, मेहनत नहीं है, आपको बस फोन करना है। आपको जैसे पहले होता था रॉन्ग नंबर, कलकत्ता में बहुत ट्रेंड चल रहा था कि आपके पास 10 नंबर है, आपने 10 नंबर में कॉल कर दिया, 5 लोगों ने उठा दिया, उसमें से 2 लोग फंस गए, बस हो गया आपका कितना। और एक चीज है, एक फोन नंबर से आप 8 सिम ले सकते हो, तो इसलिए आप फोन करते हो। अब क्या हुआ है, अब बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक। एक लड़की मुझे मिली थी, वो मुझे बोली दीदी मैं एक लड़के से बात करती थी, फिर मैं जब आई तब मैंने देखा वो 70 साल के एक आदमी थे। तो सोशल मीडिया में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आपको पता नहीं लगता अगले इंसान से बात करो वो क्या है। तो मैंने साउथ एशिया में भी बहुत रेट किया, मैं इंडिया में इसलिए बोल सकती हूँ, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंट्रोल है। अब देखिए जैसे आप हंगर की बात बोले, थर्स्ट की बात बोले, भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे सेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ।
वो भी आप इंसान को फील हो सकता है। लेकिन हमारे देश में इतना ज़्यादा कंट्रोल है, इस वजह से क्या होता है, लोग अलग-अलग तरीके ढूँढते हैं इसको सैटिस्फाई करने के लिए, और जब अलग तरीके ढूँढते हैं तभी प्रॉब्लम होता है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोग रेड लाइट एरिया विजिट करते हैं विदाउट नोइंग कि वो उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया रेड लाइट एरिया। हुँ। हाई एंड लग्जरी ब्रॉथल्स भी होते हैं क्या? देखिए, हाई एंड लग्जरी ब्रोथल्स, मैं तो आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैं जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ हैं, हुँ। मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ की लड़कियाँ आर वेरी मच इन डिमांड फॉर वेरी बिग मसाज पार्लर्स, हुँ। जिसको मैं हाई एंड ब्रोथल्स ही बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन लड़कियों के साथ अलग टाइप ऑफ सेक्स कराते हैं ये लोग, ऑरल सेक्स हो गया, कुछ हो गया, और इनमें बहुत ज़्यादा दे आर हाईली इन डिमांड। जैसे एक जगह था इंडिया में, मुझे अब ये वो पर्टिकुलर सिटी का नाम याद नहीं, सिटी नहीं, टाउन था, जहाँ पे ये चारों स्टेट से लड़कियों को लाके ट्रेन कराया जाता था, ग्रूम कराया जाता था, सो दैट दे आर सप्लाइड इन द इंटरनेशनल मार्केट लाइक कोरिया, लाइक दे आर सेड टू बी कोरियंस, मलेशियंस, जापानीज। क्यों? क्योंकि अगर आप एक इंडियन मणिपुरी लड़की को लेंगे तो आपको 50,000 रुपए देंगे आप, लेकिन अगर जापानीज लड़की को लेंगे तो आप 5 लाख रुपए देंगे, 10 टाइम ज़्यादा। तो इसलिए इनको प्रॉपर ग्रूमिंग कराया जाता था, इनके बालों को काटा जाता था, इनको वॉक करने के लिए बोला जाता था, इनका फेस लिफ्टिंग होता था, तो एक प्रॉपर एक होता था। और इसमें और मिडिल ईस्ट में इतनी लड़कियां सप्लाई होती है हमारे देश से, जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है, किसी को नहीं पता। आप एनसीआरबी का डेटा उठा लो, आपको ट्रैफिकिंग नहीं दिखेगा, आप किसी थाने में चले जाओ, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आर रेफर टू एज गुमशुदा केसेस, मिसिंग केसेस। अब मिसिंग केसेस का मतलब, उसके बाद मिसिंग के बाद क्या होता है, बेगिंग में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, फोर्स्ड मैरिज में। हरियाणा में, मैं 2018-19 की बात बोल रही हूँ, कोरोना से पहले, ऐसे ऐसे गाँव थे, एंटायर गाँव में सिर्फ आपको बंगाली और नेपाली लड़कियां मिलेगी, 15-16 साल की लड़कियां, और उनके पति 40-45 के। ये खरीद के लाते हैं? हाँ, क्या? ये खरीद के लाते नहीं, ये वहां खरीदते हैं जहाँ आता है इनके जहाँ पास, पे डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पे, और वहां से, ये गांव के ही लोग हैं। अब बताइए, मेरे घर में पानी नहीं है या मेरे घर में फ्रिज नहीं है, अगले बंदे को कैसे पता? तो मेरे गांव के ही लोग मेरे को फंसा के ले जा रहे हैं, क्योंकि गांव में गरीबी है, मेन प्रॉब्लम है गरीबी। अब जब उधर जाते हैं, तो मैं बताऊं, अगर मेरी वहां पे तस्करी करके मुझे कोई ले जाए, मैं भाग नहीं पाऊंगी। चारों तरफ सिर्फ कपास के खेत, कॉटन फील्ड्स, पानी, बहुत बहुत ज्यादा पानी, और भैंस। आप कैसे भागोगे? और सबके सर पे इतना ज्यादा पल्लू, आपको पता कैसे लगा कि ये लड़की है कहाँ से? और वहां पे ऐसी हालत होती है, मैं एक लड़की को रेस्क्यू की थी, वो लड़की असम हाजो की थी, मुस्लिम लड़की थी। मैंने जब उसको रेस्क्यू किया, उसने तो अपनी पीड़ा मुझे बताई नहीं, उसके साथ जो अब्यूज है वो तो बताई नहीं। पहले उसने बताया कि दीदी मुझे आप चावल और दाल खिलाओ, क्योंकि 8 महीने से वो लड़की सिर्फ तोड़ी, टिंडे, कुंदरू की सब्जी और रोटी खाती थी। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि और ये लड़कियां ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन खाती है, मांस मच्छी। आपको पता है हरियाणा में कल्चर में ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो बहुत अलग लेवल का टॉर्चर होता है, मतलब मोर लाइक ए सेक्स स्लेव। मतलब सुबह आप मेहनत करो, ऐसे कपास के खेत में काम करो, ये सब करो, और एट नाइट यू आर ए सेक्स स्लेव, और कोई पूछता भी नहीं है उनसे। और ये सारी माइनर लड़कियां होती है, द मोर यू आर माइनर, द मोर यू आर इन डिमांड। और मतलब एक चीज़ आप मुझे यहाँ बताओ, इन्हें जो खरीदते हैं वो लोग इनके लिए कितने रुपए देते हैं कि इतना, मतलब इतना ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं ना यार। मैं एक बात बताऊं आपको, पहले तो डिपेंड करता है कि कितने रुपए देते हैं। जैसे कोठे होते हैं, ब्रोथेल होते हैं, तो 30 से 50 होगा। अच्छा। अगर फोर्स्ड मैरिज का होगा तो 60-70 होगा, डिपेंड करता है। और जोखिम में कोई अपना जान नहीं डालता, क्योंकि जिसने लड़की से फोन पे बात किया, उसको ये नहीं पता कि कौन लड़की को पिकअप करेगा, उसको ये नहीं पता कौन लड़की को बेचेगा, उसको ये नहीं पता होगा लड़की को क्या करेगा। मतलब हर बंदा अनट्रेसेबल है। ये एक कॉल करते हैं, सिम तोड़ देते हैं। मैंने बहुत ऐसे दिल्ली में अच्छे अच्छे लोगों को अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो बंदा रास्ते से जा रहा था, एक बंदे ने फोन ले लिया, बात कर लिया, और कॉल ट्रेस में उस बंदे का नंबर आ गया। मैंने बोलते अरे मेरे को तो रास्ते में कोई मिल गया, आईएनए में मेरे को कोई मिल गया, मेरे फोन से बात कर लिया। मैंने बोला आप फोन क्यों दिए? आप तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में सेक्शन 120 सीआरपीसी के अंदर आ गया ना, कॉमन इंटेंशन। तो आप क्यों दिए? बट हमको नहीं पता। तो मुद्दा ये है कि कोई किसी को नहीं जानता, तो वो कभी जोखिम में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग इतने चालू हैं, उनको वो फेसलेस है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो आर्टिकल द मिस्टीरियस राजू इन दिल्ली से,
हर क्या बंदा, स्टोरी थी बताओ एक बार वो क्या होता था कि ये लड़के, ये गैंग था, अलग अलग लड़के थे, इनका काम था अलग अलग लड़कियों को पटाना। अब पटाते पटाते क्या होता था, ये लड़कियों को बोलते तो आप निको पार्क आओ, साइंस सिटी आओ, साइंस सिटी में वो बंदा नहीं मिलेगा, कोई और। फिर बोलते चलो सियालदा चलते, सियालदा आए, वहां पे चाय पिया, चाय पीने के बाद वो बंदा नहीं है, कोई और। फिर वो बंदा उसको ट्रेन में बिठाएगा, ट्रेन में बिठाएगा कोई और बंदा। फिर ट्रेन में बैठते बैठते जैसे ही कलकत्ता क्रॉस होगा, बिहार आएगा कोई और बंदा। मतलब आप, एक लड़की मुझे बोल रही है दीदी इतने आदमी थे, मुझे किसी की शक्ल याद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को कुछ ऐसा खिला दिया था जिससे मैं होश में थी, लेकिन मैं ना, मतलब मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। मतलब एक डेट रेप ड्रग जैसा कुछ है, जहाँ पे आपको दिखेगा लेकिन आपका सर, माइंड सुन्न पड़ जाता है। तो ये सब चीजें बहुत है, और ये लोग इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब चूक होगी नहीं। और अगर इनको लगा कि चूक हो गई तो ये लड़की को छोड़ देंगे। जैसे मेरे एक केस में हुआ था कि कहीं से हमको आरपीएसएफ को पता लग गया था, फिर हमने नेक्स्ट स्टेशन में इनको हॉल्ट करने का सोचा, हमें लड़की सिर्फ मिली, वो बंदा गायब हो गया। बट जो आप वो बता रहे थे ना कि किसने उठाया, राजू ने, किसने उठाया, तुम्हें समझ राजू ने, हाँ, तो तो वो हर लड़का अपना नाम राजू बोलता है, हाँ हर लड़का। और बंगाली हिंदू लड़का बोलेगा राजू, और मुसलमान लड़का बोलेगा आलम। तो मैं बोलती थी अच्छा तुम्हारा भी तुमको भी राजू से प्यार हुआ? हाँ, तुमको भी राजू से। कम से कम 10 से 15 लड़की ने बोला हमको राजू से प्यार हो गया। अब राजू एक ऐसा नाम है, वो अपने आप को इसलिए देते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी बाहर ना निकले। और सबसे बड़ी बात है, लड़कियों को कुछ भी याद नहीं रहता। इतनी चाय पीती है, समोसा खाती है, पता नहीं क्या, वो ना बहुत इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है, उनको कुछ नहीं याद है, उनको सिर्फ याद है। और बंगाली लड़कियां तो जीबी रोड भी बोल नहीं पाती, बोलती है जीटी रोड, और वो लोग ग्राउंड फ्लोर को बोलती है पहला मंजिल। तो भी ये दिक्कत हो जाती है। तो लैंग्वेज, भाषा नहीं आता, बंगाल के लड़कों को हिंदू बोलना नहीं आता, तो इसीलिए लोग बंगाली लड़कियों को ज्यादातर जीबी रोड लाते हैं।